नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। इस क्लास में हम देखेंगे BA 4th सेमेस्टर का पार्ट बी। आज यूनिट नंबर हम सेकंड देखेंगे क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट हमने कवर कर दिया है। अब यूनिट नंबर सेकंड में क्या है कि जो प्रसार शिक्षण विधि होती है उसके चरण और मानदंड क्या होते हैं। इसके पहले फर्स्ट यूनिट में हमने प्रसार शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी समझी थी कि प्रसार शिक्षा क्या होती है, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, कार्य और प्रसार कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है। तो इस तरीके से उसमें टॉपिक हमने समझा था। अब इसमें देखेंगे जो हमारा प्रसार कार्य होता है उसके चरण कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से मानदंड होते हैं। प्रसार शिक्षण अत्यधिक मनोवैज्ञानिक विधि से संपन्न शिक्षण पद्धति है जो मनुष्य के व्यवहार पर आधारित होती है। सीखना एक अधिगम प्रक्रिया होती है जिसकी अभिव्यक्ति व्यवहार के सहारे ही होती है। जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो व्यक्ति के व्यवहार के सहारे होती है। अगर व्यक्ति इंटरेस्टेड है, सीखना चाहता है तो वो जल्दी सीख पाएगा। अगर नहीं सीखना चाहता है तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। सीखने के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में जो भी बदलाव आते हैं वे अनुभवों पर आधारित होते हैं। मनुष्य के व्यवहार में अनुभवों के द्वारा वांछित बदलाव लाकर व्यक्ति को विकासोन्मुख दिशा देना ही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है। कि जो भी हमारे मनुष्य के व्यवहार में जो भी वो परिवर्तन दिख रहा है कि हम जो है परिवर्तन ला करके विकास करेंगे तो उसको आगे दिशा दे करके विकास की तरफ से आगे दिशा बढ़ा करके आगे बढ़ना ही, लोगों को साथ में ले करके चलना ही, विकास करना ही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। किसी भी शिक्षण को तभी सफल माना जाता है जब उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की समझ, विश्वास, ज्ञान तथा कार्य दक्षता, नैतिक मूल्य की मनोवृत्ति, सकारात्मक परिवर्तन आविर्भूत होते हैं। तो ये तो सही बात है। जब कोई व्यक्ति सफल तरीके से उसके साथ उसकी व्यक्ति की समझ, विश्वास, ये सारी चीज़ों को दिखाता है तभी वो कार्य सफल होता है। अगर वो आलस्य दिखाता है, करने का मन नहीं करता है, तो इस तरीके से अगर वो उसके अंदर भावना है तो वो कार्य सफल नहीं होता है। अब है प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरण। जो भी प्रसार शिक्षण होती है उसमें कौन कौन से चरणों से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। प्रसार शिक्षण में अभिप्रेरण विशेष भूमिका निर्वाह करता है, क्योंकि प्रसार शिक्षण व्यक्ति की अनुभूत ज़रूरतों पर आधारित होता है। क्योंकि व्यक्ति की जो ज़रूरत होती है उसी के लिए तो वो आगे प्रयास करता है। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण व्यक्तियों की ज़रूरतों का विश्लेषण कर उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपाय बताते हैं। जो भी प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वो गाँव में जाते हैं और लोगों की उनकी जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए उन्हें उपाय बताते हैं कि आप इन तरीके से कार्य करेंगे तो आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। एक किसान तभी अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है जब वह आर्थिक रूप से संपन्न भी हो। क्यों? क्योंकि उसको खेती करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो धन लगाना पड़ेगा, तभी तो उसकी खेती अच्छी होगी। जैसे अच्छे बीज का प्रयोग, सिंचाई समय पे, और उसके बाद दवाई का छिड़काव। जब ये सब वो टाइमली करेगा तभी तो उसका जो है जो खेती होगी वो अच्छी होगी। तो अब हम आगे एक एक चरणों को समझेंगे। जैसे कई माध्यमों के द्वारा दर्शाया जाता है कि निम्न प्रकार के चरण होते हैं। सबसे पहले ध्यानाकर्षण। हम किसी व्यक्ति को अगर बात करने के लिए जाएंगे, कोई भी टॉपिक पे अगर बात करने जाएंगे तो सबसे पहले उसको ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। जब तक वो हमारी बातों को सुनेगा नहीं तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। भाई हम किसी को कुछ बताने गए हैं, जब तक वो हमारी बात को सुनेगा नहीं तब तक आगे उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले लोगों को ध्यान आकर्षित करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों को, सकारात्मक बातों को बताएं ताकि वह भी हमारी तरफ इंटरेस्टेड हो। अब ध्यान आकर्षित करने के बाद अभिरुचि होनी चाहिए। लोगों के अंदर इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए। अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे तब भी कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद अब अगला है आकांक्षा। आकांक्षा मतलब होता है इच्छा, जो हमारे अंदर की इच्छा होती है। तो प्रसार कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ग्रामीण लोगों को नई सूचनाओं के बारे में बताएं और उनको जगाएं कि इस तरीके से आप करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगला है दृढ़ विश्वास। तो बहुत ही दृढ़ विश्वासी होना चाहिए। किसी भी कार्य को लेकर के अगर कोई व्यक्ति दृढ़ विश्वासी होता है तो उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए। कोई कार्य अगर हमें करना है तो करना ही है, तभी हमें सफलता की प्राप्ति होती है। उसके बाद अगला है जानकारी। जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम अगले को जानकारी कैसे देंगे। इसीलिए किसी को जानकारी देने के लिए उससे पहले हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जानकारी के बाद अब हम आगे की एक्शन लेंगे। जो भी हमें कार्य करना है उसके बारे में हम करेंगे, एक्शन लेंगे तथा आगे बढ़ेंगे।
या जो होता है यह बहुत ही प्रसार शिक्षा का महत्वपूर्ण चरण होता है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध होता है जब तक हम काम करेंगे नहीं तब तक उस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ेंगे। केवल जो है विचार बना लेना ही, कागज़ में लिस्ट बना लेना ही काफ़ी थोड़ी होता है, उसको करना भी पड़ता है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण चरण होता है। अब अगला है संतुष्टि। जो भी कार्य हमने किया है उसको लेकर के हमारे अंदर संतुष्ट की भावना होनी चाहिए कि जो भी हमने किया है सही किया, आगे भी जो करेंगे वो सही करेंगे। तो इसी को सोचते हुए आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। अब हमारा जो लास्ट चरण होता है वो होता है मूल्यांकन। ये बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि अभी तक जितना भी हमने कार्य किया है, मूल्यांकन मतलब होता है मूल्यों का आकलन करना। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। मूल्यांकन का एक जो शाब्दिक अर्थ होता है कि जो भी कार्य हमने किया है उसको अच्छे से निरीक्षण करना कि जो भी कार्य हुआ वो सही हुआ कि नहीं हुआ, अगर उसमें गलती हुई तो कहाँ हुई, इस तरीके से उसको अच्छे से मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सभी जो चरण होते हैं उसमें सबसे लास्ट प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब भी तक हमने जो भी किया है उसको बाद में हम देखते हैं कि ये कहाँ तक हमारी लक्ष्य की सीमा पहुँची है, कहाँ तक हमने प्राप्त किया है, इसीलिए इसका महत्वपूर्ण चरण भी हो जाता है। अब आगे है शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावी मानदंड। जो भी शिक्षण अधिगम होते हैं उसके कौन कौन से प्रभावकारी मानदंड होते हैं इसमें हम देखेंगे। शिक्षण एक जटिल कार्य होता है। जहाँ तक एक शिक्षण कार्य अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी व रोचक बनाने के लिए कई शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो भी हमारी विधियाँ होती हैं उसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए कई सारी और छोटी छोटी विधियों को करना पड़ता है। एक अच्छे शिक्षण का अर्थ कक्षा में अपने व्याख्यान देना ही नहीं है। सीखना तभी संभव होता है जब शिक्षण अधिक प्रभावी हो। ऐसा नहीं है कि शिक्षण का मतलब है कि कोई शिक्षक है क्लास में जाकर के अपनी व्याख्या कर दिया, ऐसा नहीं है। सीखने के लिए भी इंटरेस्टेड होना चाहिए और उसका जो तरीका हो बहुत ही प्रभावी हो एवं विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार हों। शिक्षण क्या है और शिक्षण की विशेषताओं को जानने के लिए शिक्षण पर जाएं, क्योंकि शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि शिक्षा हमने किसी को दे दी, उसने प्राप्त कर लिया। हमारे अंदर शिक्षा को देने की अच्छे से कौशल होनी चाहिए और जो लेने वाला है, जो विद्यार्थी है, उसके अंदर भी प्राप्त करने की इंटरेस्ट होने चाहिए। तो शिक्षण अधिगम के कई प्रभावी मानदंड हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले उचित योजना। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें उचित और अच्छी योजना बनानी चाहिए, क्योंकि यही योजना जो होती है आगे हमारे निष्कर्षों तक, लक्ष्यों तक पहुंचाने का माध्यम होता है। बिना योजना के कोई कार्य हम करते हैं तो उसमें कभी सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए सबसे पहले एक उचित योजना बनानी चाहिए। फिर योजना के बाद सीखने के लिए रुचि जगाएं कि हमें कुछ सीखना है, अच्छे कुछ करना है। एक अच्छे शिक्षण और एक अच्छे विद्यार्थी को यह जानकारी देना कि अच्छे शिक्षण हेतु शिक्षक अच्छा होना चाहिए, ताकि वह बच्चों को सिखा सके कि हम ये किस लिए कर रहे हैं, अगर ये करेंगे तो इससे क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो उसमें बच्चों के अंदर सीखने की रुचि जगाएं। उसके बाद आवश्यक जानकारी दें। जो भी टॉपिक से संबंधित जानकारी है उसकी संपूर्ण जानकारी दें। उसके बाद व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति है, इसको हम इसमें नहीं करेंगे, इसको नहीं बताएंगे, ये कमज़ोर है, ये इस तरीके का है। तो कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास के साथ यही सोच रखनी चाहिए कि हमें जो भी है सभी को विकास कराना। उसके बाद सहानुभूति। लोगों के लिए सहानुभूति होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कई तरीके के होते हैं। तो बच्चों के अंदर जो उनकी भावनाएं होती हैं वो प्रकट करते हैं, तो उनको भी बदले में सहानुभूति मिलती है, तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। उसके बाद है सहकारी। सहकारी का मतलब है कि शिक्षक और जो विद्यार्थी होते हैं दोनों के अंदर सहकारी साथ की भावना होनी चाहिए। आपस में लड़ाई झगड़ा मतभेद की भावना नहीं होनी चाहिए। साथ दोनों को बराबर मात्रा में कार्य करने चाहिए। अगला है लोकतांत्रिक वातावरण। लोकतांत्रिक वातावरण का मतलब है कि जो भी शिक्षक होता है वो निरंकुश नहीं होना चाहिए, जहाँ विद्यार्थी सिर्फ निष्क्रिय श्रोता होते हैं, किंतु शिक्षण लोकतांत्रिक होना चाहिए, जहाँ पर विद्यार्थी बिना किसी भय के शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सके। शिक्षण का जो शिक्षक है उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो बिंदास पूछ सकें, उनके अंदर डर व भय की भावना नहीं होनी चाहिए।
आगे प्रगतिशील भावना होनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। उसके बाद उपचारात्मक उपाय, कोई भी समस्या सामने आती है तो उसका ऐसा सोचना चाहिए कि सब कुछ संभव है, बस थोड़ा सा धैर्य रख के हम सोचेंगे तो जो भी प्रॉब्लम आती है उसका उपाय करना चाहिए, और ऐसा उपाय करना चाहिए जो सभी के लिए सही हो। अच्छा शिक्षण गतिशील है, कठोर नहीं। जो एक अच्छा शिक्षण प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ऐसा नहीं कि कठोरता से। तो जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन निरंतर आगे बढ़ती रहती है, उसमें कोई कठोरता नहीं होती है। उसके बाद अगला भविष्य की तैयारी। इसमें भविष्य की तैयारी होती रहती है, क्योंकि आज जो बच्चा शिक्षण ग्रहण कर रहा है वो अपने भविष्य को तैयार कर रहा है। तो भविष्य में चलकर जो अभी विद्यार्थी है वो भविष्य में चल के एक अच्छा शिक्षक भी बन सकता है। तो इस तरीके से उसको शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए। अब लास्ट में निष्कर्ष। जैसे इस प्रकार शिक्षण बहुत ही संगठित ढंग से विद्यार्थियों के ज्ञान का संचार कर रहा है, तो यह विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करने का एक माध्यम होता है। एक प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए एक शिक्षक को कदम एवं रणनीतियों का पालन करना चाहिए। जो भी कदम हो, जो भी रणनीति, जो भी प्लान बनाए गए हैं उसी के हिसाब से चलना चाहिए। शिक्षण तभी सफल होगा जब शिक्षण के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या उसके चरण होते हैं, क्या क्या उसके मानदंड होते हैं। अगर चरणों को देखते हुए, मानदंडों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।